इस चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन सरकारी खजाने की चाबियों से जुड़ा है। अनुच्छेद 116 यानी अत्यधिक अनुदान या एक्सेस ग्रांट। जी बिल्कुल, एक दिलचस्प विषय है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे इस सवाल से जुड़ी है कि भाई अगर सरकार का बजट कम पड़ जाए लेकिन खर्च फिर भी करना पड़े तो क्या होता है? क्या मतलब नियम टूटते हैं या कोई रास्ता निकाला गया है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। तो आज का हमारा मकसद है इस अत्यधिक अनुदान की पहेली को सुलझाना। ये है क्या चीज, इसकी पूरी कहानी क्या है और भारत की जो ये विशाल वित्तीय मशीनरी है उसमें इसका पहिया कैसे घूमता है। कभी सोचा है, मान लीजिए साल आधा ही बीता है, किसी जरूरी योजना के लिए पैसा खत्म, लेकिन काम तो रुक नहीं सकता, तो ऐसे में सरकार क्या करती है? शायद इसी का जवाब अनुच्छेद 116 में छिपा है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 116 आखिर कहता क्या है? जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर किसी वित्तीय वर्ष में किसी खास सेवा या काम पर संसद ने जितनी रकम मंजूर की थी उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो राष्ट्रपति संसद के सामने अत्यधिक अनुदान की मांग रखते हैं। जी। फिर संसद उस पर विचार करके उसे मंजूरी देती है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, ज्यादा खर्च किया, ठीक है, बाद में मंजूरी ले लो। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब व्यवस्था के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके पीछे वित्तीय जवाबदेही का एक गहरा सिद्धांत है। भले ही ये प्रक्रिया खर्च होने के बाद में होती है। अत्यधिक अनुदान का सीधा सा मतलब तो यही है, बजट की सीमा लांघना। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है। ये उस अतिरिक्त खर्च को क्या कहते हैं, कानूनी और संवैधानिक रूप से जायज ठहराने की प्रक्रिया है जो पहले ही हो चुका है। अच्छा। ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है। जैसा आपने कहा कि हाँ, या तो अनुमान गलत था या हालात ऐसे बने कि खर्च बजट से ऊपर निकल गया और अब हम संसद के सामने हैं उसकी स्वीकृति के लिए। जैसा हमारी अध्ययन सामग्री बताती है, ये वित्तीय पारदर्शिता की तरफ एक कदम है, भले ही देर से उठाया गया हो। हाँ, ये दिलचस्प है कि इसे स्वीकारोक्ति कहा जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सरकार चुपचाप ज्यादा खर्च कर दे और किसी को पता ना चले। लेकिन फिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या सरकार बस एक अर्जी देती है कि हमसे ज्यादा खर्च हो गया, माफ करो और मंजूर करो, या कोई तयशुदा रास्ता है इसका? स्रोत इस प्रक्रिया के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, ये कोई अनौपचारिक माफीनामा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक बहुत ही व्यवस्थित और संवैधानिक प्रक्रिया है। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है, जैसा आपने इशारा भी किया, इसकी शुरुआत सीधे सरकार के हाथ में नहीं होती। ओह, देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। पहला कदम और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। हाँ, CAG। जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है। तो CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस अतिरिक्त खर्च को पकड़ते हैं और उसे उजागर करते हैं। अच्छा, तो पहले CAG पकड़ता है? बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट ही आधिकारिक तौर पर बताती है कि हाँ, फला मंत्रालय या विभाग ने आवंटित बजट से ज्यादा खर्च किया है। दूसरा कदम, CAG की ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है। इसके बाद ही सरकार हरकत में आती है और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अत्यधिक अनुदान की मांग लोकसभा में पेश करती है। तो सरकार मांग करती है, लेकिन CAG की पुष्टि के बाद? एकदम सही। तीसरा कदम, लोकसभा में इस मांग पर बहस होती है। सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, भाई ये अतिरिक्त खर्च क्यों हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था, बजट बनाने में कोई कमी थी क्या? इस सब पर बहस के बाद वोटिंग होती है और इसे पारित किया जाता है। ठीक है। चौथा कदम, लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इस पर विचार करने और अपने सुझाव देने के लिए 14 दिन का समय होता है। हालांकि क्योंकि ये धन से जुड़ा मामला है, मतलब मनी बिल जैसा है, तो राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती या इसे खारिज नहीं कर सकती। लोकसभा का फैसला ही अंतिम माना जाता है। अच्छा। और पांचवा अंतिम कदम, दोनों सदनों से प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विनियोग अत्यधिक अनुदान विधेयक, मतलब एक एप्रोप्रिएशन बिल पारित किया जाता है। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो सरकार को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी खजाने से, हाँ, सरकारी खजाने से वो अतिरिक्त पैसा निकालने की औपचारिक इजाजत देता है।
इस बिल के पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही वो अतिरिक्त खर्च पूरी तरह से वैध और नियमित माना जाता है। अच्छा, तो ये सीएजी की भूमिका तो वाकई निर्णायक लगती है। मतलब ये सिर्फ सरकार और संसद के बीच का मामला नहीं रह जाता। एक बाहरी स्वतंत्र ऑडिटर पहले कहता है कि हाँ, हिसाब में गड़बड़ है, मतलब ज्यादा खर्च हुआ है। ये तो पारदर्शिता और नियंत्रण का एक मजबूत तंत्र लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल और मन में आ रहा है। अगर मान लीजिए सीएजी इसे उजागर ना करे या ऑडिट में बहुत देर हो जाए, तो क्या ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी? क्या सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद ही इसे संसद के सामने लाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो सीएजी की रिपोर्ट ही इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। संविधान और जो वित्तीय नियम है, उनका ढांचा इसी तरह बना है कि पहले स्वतंत्र ऑडिट हो, फिर संसदीय प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि व्यवहार में क्या होता है, सरकार को भी पता होता है कि कहाँ अतिरिक्त खर्च हो रहा है, और ये भी पता होता है कि सीएजी की रिपोर्ट में वो सामने आएगा ही। हाँ, ये तो है। इसलिए सरकारें आम तौर पर सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार करती हैं ताकि प्रक्रिया सही ढंग से शुरू हो सके। अगर सीएजी की रिपोर्ट आने में कोई असामान्य देरी हो तो स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि स्वतंत्र ऑडिट के बाद ही संसदीय मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो। ये सरकार पर एक तरह का, आप कह सकती हैं, अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाता है कि वो अपने खर्चों पर नजर रखे, क्योंकि अंततः सीएजी ऑडिट तो होगा ही। ये बात समझ में आती है। अब उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। आखिर खर्च होने के बाद मंजूरी लेने का ये थोड़ा अजीब सा प्रावधान रखा ही क्यों गया? आदर्श स्थिति तो यही होती कि भाई बजट बनाते समय ही इतने सटीक अनुमान लगाओ कि ऐसी नौबत ही ना आए। सही बात है। या अगर जरूरत बदले तो पहले संसद से अतिरिक्त पैसा मांगो, जिसे हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या अनुपूरक अनुदान कहते हैं। वो भी तो एक तरीका है। तो फिर ये एक्सेस ग्रांट यानी अत्यधिक अनुदान की जरूरत क्यों पड़े? क्या संविधान बनाने वाले भविष्य की सरकारों पर भरोसा नहीं कर रहे थे? देखिए, इससे अजीब कहने के बजाय शायद व्यावहारिक कहना ज्यादा सही होगा। इसका एक गहरा ऐतिहासिक और उतना ही मजबूत व्यावहारिक कारण है। हमारे अध्ययन सामग्री में संविधान सभा की बहसों का जिक्र है, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का। अच्छा। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि कार्यपालिका यानी सरकार अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जिसका सार ये है, कोई भी खर्च बिना संसद की मंजूरी के वैध नहीं माना जा सकता, भले ही वो मंजूरी खर्च होने के बाद ही क्यों न लेनी पड़े। ओहो, बाद में ही सही, पर मंजूरी जरूरी है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि संविधान निर्माता जानते थे कि कभी-कभी ऐसी आपातकालीन या अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं जब तुरंत खर्च करना जरूरी हो जाए और संसद की पहले से अनुमति लेना संभव ना हो। जैसे कोई आपदा आ गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ऐसी स्थिति में भी सरकार को खुली छूट ना मिले। खर्च करने के बाद भी उसे संसद के सामने आकर हिसाब देना होगा और उसकी स्वीकृति लेनी होगी। अत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन देना। हाँ। और दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वित्तीय मामलों में संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को हर हाल में बनाए रखना। ये सिद्धांत कि जनता का पैसा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की अनुमति से ही खर्च हो, उसका उल्लंघन न हो, ये एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी नेट है, या सेफ्टी वाल्व जैसा। हाँ, सेफ्टी वाल्व भी कह सकते हैं, जो व्यवस्था को ठप होने से भी बचाता है और बेलगाम होने से भी रोकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये ऐतिहासिक नजरिए से समझ आता है कि नियंत्रण क्यों जरूरी है, भले ही बाद में हो। ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक पुल बनाने जैसा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्लभ आपातकालीन उपाय है, जैसा शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा, या आज की तारीख में इसका मतलब धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि अगर इसका बहुत ज्यादा और नियमित रूप से इस्तेमाल होता है तो ये बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर सकता है। स्रोत इस बारे में क्या जानकारी देते हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और स्रोत बताते हैं कि ये प्रावधान सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, बल्कि इसका काफी सक्रिय रूप से उपयोग होता है, खासकर हाल के वर्षों में। आंकड़े आपको शायद चौंका दें। अच्छा। हमारी अध्ययन सामग्री में कुछ ताज़ा और बड़े उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 को ही लें,
उस साल सरकार ने संसद से 1,05,000 करोड़ रुपए 1,05,000 करोड़ रुपए के अत्यधिक अनुदान को मंजूरी दिलवाई। 1 लाख करोड़ से ज्यादा? जी हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये भारी भरकम अतिरिक्त खर्च मुख्य रूप से रेलवे के आधुनिकीकरण, रक्षा जरूरतों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुआ था। इससे पहले 2020-21 का वित्तीय वर्ष याद कीजिए, वो कोरोना महामारी का चरम काल था। हाँ, बिल्कुल। उस साल अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट और उससे जुड़े आर्थिक राहत उपायों के कारण सरकार का खर्च अनुमानों से कहीं ज्यादा बढ़ गया। नतीजतन 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का अत्यधिक खर्च हुआ, जिसे बाद में अनुच्छेद 116 के तहत संसद से मंजूरी लेकर नियमित किया गया। 2.5 लाख करोड़? जी। 1 लाख करोड़ तो वाकई दिखाता है कि महामारी जैसे संकट या बदलती प्राथमिकताएं बजट के सारे अनुमान पलट सकते हैं। लेकिन क्या इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल होना, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या इस पर कभी सवाल नहीं उठते? बिल्कुल सवाल उठते हैं। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इस प्रक्रिया पर, खासकर जब इतनी बड़ी रकम शामिल हो, अक्सर बहस और विवाद होता है। अच्छा। सामग्री के अनुसार विपक्ष और कई वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर इस बात की आलोचना करते हैं कि ये पहले खर्च करो बाद में मंजूरी लो का सिद्धांत अगर बहुत आम हो जाए तो ये वित्तीय अनुशासन को कमजोर करता है। हाँ, ये बात तो है। उनकी दलील होती है कि इससे सरकारें बजट बनाते समय शायद उतनी गंभीरता ना दिखाएं, ये सोचकर कि ज्यादा खर्च हुआ तो बाद में मंजूरी तो मिल ही जाएगी। स्रोत इसे एक महत्वपूर्ण आलोचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये किसी की निजी राय नहीं, बल्कि व्यवस्था के संचालन पर एक गंभीर टिप्पणी है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि आज की जो जटिल और अनिश्चित दुनिया है, खासकर भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में, बजट अनुमानों का 100% सटीक होना लगभग नामुमकिन है और ये तंत्र जरूरी लचीलापन देता है। तो ये एक तरह की रस्साकशी है जरूरत और अनुशासन के बीच। ये आंकड़े और आलोचना है मिलकर ये तो साफ कर देती हैं कि अनुच्छेद 116 कोई भूला बिसरा प्रावधान नहीं, बल्कि भारतीय वित्त व्यवस्था का एक जीवंत और कभी-कभी विवादास्पद हिस्सा है। चलिए, इस प्रक्रिया को और ठोस रूप देने के लिए स्रोत में दिए गए उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, किसी साल रक्षा मंत्रालय ने अपने तयशुदा बजट से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। जी। शायद किसी जरूरी हथियार की खरीद या सीमा पर बढ़े तनाव के कारण। अब इस स्थिति में अनुच्छेद 116 की पूरी मशीनरी कैसे काम करेगी, एक एक कदम करके से समझते हैं। बिल्कुल, ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद करेगा। तो अगर रक्षा मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करता है, तो स्रोत के अनुसार प्रक्रिया इस तरह आगे बढ़ेगी। पहला कदम ऑडिट। साल खत्म होने के बाद जब सीएजी रक्षा मंत्रालय के खातों का ऑडिट करेगा, तो वो इस 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगा। रिपोर्ट में शायद ये भी बताया जाएगा कि ये खर्च किन चीजों पर हुआ। ठीक। दूसरा कदम रिपोर्ट और मांग। सीएजी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे। इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में 10,000 करोड़ रुपए के अत्यधिक अनुदान की मांग पेश करेगा। इसमें बताया जाएगा कि ये खर्च क्यों और कैसे हुआ। ओके। तीसरा कदम लोकसभा की मंजूरी। लोकसभा में इस मांग पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष इसके पक्ष में तर्क देगा, विपक्ष सवाल उठा सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है। बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी। आमतौर पर सरकार के बहुमत के चलते ये मांग पारित हो जाती है। मेजॉरिटी से पास हो जाता है। जी। चौथा कदम राज्यसभा की भूमिका। लोकसभा से पारित होने के बाद ये मांग और संबंधित दस्तावेज राज्यसभा को भेजे जाएंगे। राज्यसभा इस पर चर्चा कर सकती है और 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश, अगर कोई हो, लोकसभा को भेज सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, वो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। राइट। पांचवां कदम कानूनी जामा। संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार एक विनियोग अतिरिक्त अनुदान विधेयक लाएगी। इस बिल में इस 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को औपचारिक रूप से मंजूरी देने का प्रावधान होगा। जब ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देंगे, तब जाकर ये 10,000 करोड़ रुपए का खर्च कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा और भारत की संचित निधि से निकला हुआ मान लिया जाएगा।
तब ये मामला पूरी तरह से निपट जाएगा। ये ब्यौरा तौंदनतगार है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे एक अतिरिक्त खर्च, जो शायद जल्दबाजी या जरूरत में किया गया हो, अंततः एक पूरी संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया से गुजरकर नियमित होता है। तो हमने इसका मतलब समझा, प्रक्रिया देखी, ऐतिहासिक वजह जानी, आज की प्रासंगिकता और उदाहरण भी देखे। इस सब का निचोड़ क्या है? अंततः अनुच्छेद 116 भारतीय वित्तीय व्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहा है? ये सेफ्टी वॉल वाली बात कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन क्या ये इससे कुछ ज्यादा है? हाँ, सेफ्टी वॉल्व एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन स्रोत इसे एक और गहरी उपमा देते हैं, वित्तीय ईमानदारी का आईना। आईना? अच्छा जी, ये सिर्फ एक आपातकालीन निकास द्वार नहीं है, बल्कि ये सरकार को मजबूर करता है कि वो अपनी गलतियों यानी बजट अनुमान की चूक या अप्रत्याशित खर्चों को स्वीकार करें और उन्हें संसद के सामने रखें। ये पारदर्शिता लाता है, भले ही कार्योत्तर हो। ये उस मूल चक्र को मजबूत करता है जिसका जिक्र हमारी सामग्री में बार बार है। बजट से ज्यादा खर्च हुआ, सीएजी ने पकड़ा, सरकार ने संसद से मंजूरी मांगी, संसद ने जांच परख कर मंजूरी दी, खर्च नियमित हुआ। हाँ, ये चक्र पूरा होता है। जी, ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में दो बेहद जरूरी लेकिन कभी-कभी विपरीत लगने वाले सिद्धांतों के बीच एक नाजुक संतुलन साधती है। एक तरफ अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को जरूरी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देना, हाँ। दूसरी तरफ इस बात पर अडिग रहना कि अंतिम वित्तीय नियंत्रण संसद के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि संसद ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये लोकतंत्र की आत्मा के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि संविधान का अनुच्छेद 116 सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। ये वो तंत्र है जो सरकार को बजट की सीमा लांघने पे भी जवाबदेही के दायरे में रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि खर्च चाहे पहले हो गया हो, लेकिन उसका हिसाब किताब और उस पर संसद की मोहर लगनी जरूरी है। ये वित्तीय पारदर्शिता और संसदीय नियंत्रण का एक अनूठा मिश्रण है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है, जो हमारे स्रोतों में दिए गए बड़े-बड़े आंकड़ों और इस प्रक्रिया के बढ़ते इस्तेमाल से सीधे जुड़ा है। ये तंत्र अपनी जगह सही है, शायद जरूरी भी, लेकिन सवाल ये है कि जिस पैमाने पर और जिस नियमितता से अत्यधिक अनुदानों का सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि हमने लाखों करोड़ों के उदाहरणों में देखा, क्या वो चिंताजनक नहीं है? क्या ये सिर्फ हमारी जटिल अर्थव्यवस्था और अप्रत्याशित वैश्विक घटनाओं जैसे महामारी, युद्ध का नतीजा है, जिसके कारण बजट अनुमान बार-बार गलत साबित हो रहे हैं? या फिर ये कहीं न कहीं बजट बनाने की प्रक्रिया में ही किसी गहरी कमी, योजना की कमजोरी या शायद वित्तीय अनुशासन में थोड़ी ढील का संकेत दे रहा है? क्या अत्यधिक अनुदान धीरे धीरे नया सामान्य मतलब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या ये संसद की बजट पर पकड़ को कमजोर करेगा? ये वो सवाल है जिन पर नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों को सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये संतुलन कहाँ पर है और भविष्य में किधर झुकेगा। हमारे स्रोत में अगले संभावित विषय अनुच्छेद 117, जो आमतौर पर वित्त विधेयकों से जुड़ा है, उसका भी इशारा था। शायद भविष्य में हम उस पर भी गौर करेंगे, लेकिन आज के लिए अनुच्छेद 116 पर हमारी ये खोज यहीं समाप्त होती है।